डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने एंजाइम की डेफिनेशन देख ली थी, उसका क्लासिफिकेशन देखा था, फिर उसके बाद में उनके गुणधर्म देखे थे कि किस प्रकार से एंजाइम होते हैं। वो 6 से लेके 8 टेम्परेचर तक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। एंजाइम की क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकृति होती है। एक ही एंजाइम क्या करता है, एक ही अभिक्रिया को संचालित करता है। और देखा था अपनों ने कि एंजाइम क्या कर देते हैं, अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया का जो वेग होता है उससे क्या कर देते हैं, 10 गुना कर देते थे। ये अपनों ने एंजाइम के गुणधर्म में देखा था। उसके बाद में आती है एंजाइम की क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब कि एंजाइम कैसे क्रिया करते हैं, जो क्रिया कारक होता है उसे कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे वो अपनी अभिक्रिया में या जो अभिक्रिया चल रही है उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, या कैसे अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभिक्रिया का मतलब जब भी कोई एंजाइम होगा तो वो अभिक्रिया में भाग लेगा तो वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एस कोई अपना सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, कोई क्रिया कारक ले लेता हूँ, उसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये कोई पी प्रोडक्ट ले लिया, तो मतलब कोई क्रिया कारक था, उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं है और ये क्या हो रहा है, क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से जब मैं इसकी एनर्जी काउंट करता हूं तो इसकी एनर्जी मान लो E1 ले लेता हूं। E1 क्या है, इसकी सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है। अब कोई अगर एंजाइम उपस्थित हो, एंजाइम उपस्थित होगा मतलब कि कोई एंजाइम ले लेता हूं मैं, और अब इस क्रिया कारक को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करता है, ये जो ऊर्जा थी, उस जो ऊर्जा लगी थी, सक्रियण ऊर्जा लगी थी, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, E2। मतलब एक बिना एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही थी जिसके अंदर क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा था, उसके लिए E1 यानी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या था, ज्यादा निकल के आ रहा था। जबकि जब कोई एंजाइम उपस्थित ले लेता हूं, मतलब कोई एंजाइम इस अभिक्रिया को अगर संचालित करता है तो वो क्या करेगा, कम सक्रियण ऊर्जा वाला मार्ग उपलब्ध करा देगा। कम सक्रियण ऊर्जा वाला क्या करा देगा, मार्ग उपलब्ध करवा देगा, ताकि वो अभिक्रिया क्या हो जाए, जल्दी से संपन्न हो जाए। इसके अंदर जो क्रिया कारक था उसे उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए E1 एनर्जी की आवश्यकता थी, जबकि एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो उसे क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए E2 एनर्जी की आवश्यकता है। तो अपने देख रहे हैं कि E1 एनर्जी E2 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। E1 एनर्जी क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसके लिए मार्ग कितना बड़ा पद उपलब्ध करा रहा है, मतलब कितना बड़ा एक पद दे रहा है कि इससे ही होकर क्या होगी, अभिक्रिया गुजरेगी। यहाँ तक एनर्जी अगर उसे मिलेगी तभी कोई क्रिया कारक किस में कन्वर्ट होगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा। जबकि एंजाइम क्या कर देता है, उस ऊर्जा को कम कर देता है और एक छोटा सा मार्ग उपलब्ध करा देता है कि अभिक्रिया क्या हो जाए, जल्दी से संपन्न हो जाए। तो इसलिए एंजाइम का क्या किया जाता है, यूज होता है अपने शरीर के अंदर। मान लो कि शरीर के अंदर किसी भी यानी जो ग्लूकोज है उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी यानी एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कम एनर्जी यानी कम ऊर्जा यानी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता वाली अभिक्रिया करानी होगी। तो उतनी शरीर के अंदर पहले से एनर्जी नहीं होगी और उसे कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी शरीर के अंदर। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये एंजाइम प्रेजेंट हो जाते हैं उस टाइम जब हमारे शरीर में क्या होती है, कम एनर्जी होती है, और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करने लग जाते हैं, जो संचित ग्लूकोज होता है उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। तो ये तो सिंपल सा इनकी डेफिनेशन यानी इनकी क्रिया विधि थी कि किस प्रकार से ये क्या करते हैं, कम ऊर्जा वाला मार्ग पॉसिबल करा देते हैं ताकि क्या हो जाए, अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाए। तो अभिक्रिया क्रिया करते कैसे हैं, मेन बात आती है कि ये करते कैसे हैं, ऐसी जो कम ऊर्जा वाला मार्ग है वो कैसे उपलब्ध करवाते हैं, कैसे होते हैं ये। तो इसके लिए सिंपल सा है कि जो भी अपने जो क्रिया कारक यूज कर रहे हैं, एस का मतलब यहाँ सबस्ट्रेट से है, एस का मतलब जिसे हिंदी में क्रिया कारक बोलते हैं। तो जैसे ही क्या होता है कि एंजाइम क्रिया कारक के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, एक एंजाइम क्रिया कारक संकुल का निर्माण कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम क्रिया कारक संकुल का निर्माण कर लेता है। एंजाइम है और क्या यहाँ पर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम और क्रिया कारक क्या बना लिया, एक संकुल का निर्माण कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है
कि ये जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल है वो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एंजाइम इंटरमीडियम संकुल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इंटरमीडियम का मतलब यहाँ पर मध्यवर्ती से हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या था कि क्रियाकारक के साथ एंजाइम जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण करेगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो बना हुआ एंजाइम क्रियाकारक संकुल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा कि जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बना हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम उत्पाद के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम मध्यवर्ती जो संकुल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल में से एंजाइम अलग हो जाएगा और जो अपने को उत्पाद चाहिए होता था, मतलब प्रोडक्ट जो चाहिए था वो क्या हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा। सबस्ट्रेट से स्टार्ट हुआ था, किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एंजाइम क्रियाकारक के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण करेगा। सेकंड में जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड में जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम उत्पाद संकुल में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ में एंजाइम उत्पाद संकुल से क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन वैसे देखे तो A प्लस बी से अपने को क्या बनाना है, FB बनाना है। मतलब A और B कोई क्रियाकारक है, A और B कोई क्रियाकारक है, उससे अपने को कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, FB कोई प्रोडक्ट का निर्माण करना है। तो ये अभिक्रिया क्या हो रही है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है मतलब कि इसके लिए क्या हो रहा है, एक बड़ी ऊर्जा वाला मार्ग उपलब्ध हो रहा है। इसको कम करने के लिए अगर एंजाइम प्रेजेंट लें तो एंजाइम क्या करेगा, A प्लस B इसके साथ जुड़कर क्या कर लेगा, एक APE वाला क्या बना लेगा, एक क्रियाकारक, जिसे बोल सकते हैं क्रियाकारक या एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण कर लेगा। यहाँ पर ये जो क्रियाकारक था उसके साथ एंजाइम जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण कर लेगा। अभी एंजाइम के क्रियाकारक संकुल क्या हो जाएगा, इंटरमीडियम मध्यवर्ती, अपने बोल सकते हैं मध्यवर्ती एंजाइम क्रियाकारक संकुल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये मध्यवर्ती एंजाइम संकुल क्या होगा, उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर AB प्रोडक्ट AP मतलब उत्पाद एंजाइम संकुल में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं एंजाइम उत्पाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, ये इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, AB का निर्माण कर लेगा, प्लस में E इधर निकल जाएगा। P को यहाँ पर साथ दिखा देता हूँ ताकि P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो। इस टाइप से भी आप क्या रख सकते हो, माइंड में रख सकते हो। सिंपल से 4 स्टेप ध्यान में रखने, एंजाइम क्रियाकारक, सेकंड मध्यवर्ती एंजाइम, थर्ड एंजाइम उत्पाद और फोर्थ में करना क्या है, एंजाइम को अलग कर देना है और किसका निर्माण कर लेना है, उत्पाद का निर्माण कर लेना है। तो ये एंजाइम की क्या थी, क्रियाविधि थी। तो ये सिंपल सी क्रियाविधि आपसे पूछ ली जाती है कि यानी एंजाइम की क्रियाविधि एंजाइम किस प्रकार से वर्क करता है या एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है। तो 1 नंबर में ये चारों के चारों स्टेप आपको क्या करने हैं, लिख के दिखाने होंगे। उसके बाद में आती है एंजाइम की उपयोगिता, कि एंजाइम की क्या उपयोगिता है। तो स्टार्टिंग में अपनों ने देखा था कि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं अधिकांशतः एंजाइम, और करते क्या है, ये शरीर में विभिन्न जो पाचन क्रिया है उनमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बताया था कि माल्टोज को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, माल्टेज एंजाइम यूज किया जाता है। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए
किस एंजाइम की यूज किया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम यूज किया जाता है। उसी प्रकार से जो वसा होती है, वसा को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की यूज की जाती है, तो लाइगेज नामक एंजाइम यूज किया जाता है। ये सारे क्या होते हैं, एंजाइम की पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं। पाचन क्रिया से मतलब जो शरीर के अंदर अपनों ने खाया है वो भोजन से कौन कौन से आवश्यक घटक है उनको निकालना, और जो अनावश्यक घटक है उनको क्या करना, वहां से अलग करना। ये क्रिया कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। जैसे माल्टोज से किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। उसी प्रकार से जो अपने वसा खाते हैं उसे वसा में से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको क्या करता है, पाचन करता है। इसी प्रकार से ये सारी जो पाचन की क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा की जाती है, इन एंजाइमों के द्वारा ही क्या होती है, क्रिया की जाती है। तो फर्स्ट इनका जो यूज होता है वो कहां पर किया जाता है, पाचन क्रिया में यूज किया जाता है। सेकंड क्या यूज करते हैं, सेकंड जो शरीर के अंदर विभिन्न टाइप के रोग होते हैं उन रोगों की रोकथाम के लिए भी क्या किया जाता है, इन एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एल्बिनिज्म नामक जो रोग होता है उसके उपचार के लिए अगर अपने भोजन के साथ में ट्रायोसिनेज नामक एंजाइम का सेवन करते हैं तो जो एल्बिनिज्म रोग हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये एल्बिनिज्म नामक रोग क्या होता है, एल्बिनिज्म रोग ये होता है कि जो शरीर की त्वचा होती है उसकी क्या होने लग जाता है, हल्का फुल्का सा रंग आने लग जाता है। जैसे धब्बे आना हो गया, या फिर क्या होना कि जो त्वचा होती है त्वचा का उतरना हो गया, या फिर देखते नहीं है कि कोई व्यक्ति होता है जिसकी त्वचा पर पूरी टाइप से ही यानी एक अलग टाइप से चमड़ी निकली हुई दिखाई देती है, तो वो सारा रोग किसके कारण होता है, एल्बिनिज्म नामक रोग के कारण ही होता है। कि त्वचा में विभिन्न टाइप से रंगहीनता दिखाई देने लग जाती है। जो सामान्य व्यक्तियों की त्वचा होती है उनसे अलग टाइप की एक त्वचा से दिखने लग जाती है। या फिर अपने कहते हैं कि जो धूप में जाते हैं, धूप में जाने के कारण एकदम ही चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, या फिर अलग टाइप का जो रंग आ जाता है। सर्दियों में कान एकदम लाल हो जाते हैं। जो सारे किसके लक्षण है, एल्बिनिज्म नामक रोग के लक्षण है। और इसकी रोकथाम के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, तो ट्रायोसिनेज नामक एंजाइम का यूज किया जाता है। अगर भोजन के साथ यानी भोजन का मतलब भोजन के अंदर आवश्यक ट्रायोसिनेज नामक एंजाइम के घटक मिला दिए जाए तो वो क्या होने लग जाता है, उसकी शरीर के अंदर जो कमी हुई है वो पूर्ति होने लग जाती है, और जो एल्बिनिज्म नामक रोग है वो क्या हो जाता है, उससे रुक जाता है, और शरीर का जो त्वचा का झड़ना है या फिर त्वचा का जो रंगहीनता का कारण है वो क्या होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है। तो अपने सेकंड बोल सकते हैं कि इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो रोगों की रोकथाम में भी इनका यूज किया जाता है। सेकंड आता है कि रोगों के उपचार के लिए, रोगों के उपचार के लिए मतलब जैसे अपने हृदय के अंदर होता है, हृदय का अंदर नामक जो रोग होता है उस रोग में क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक रोग होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक रोग मतलब जो हृदय के अंदर जो खून जा रहा है वो खून क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है, उसका धक्का नहीं बनता। मतलब जैसे धड़कन चलती है अपनी, धड़कन के साथ में क्या होना चाहिए, खून का फ्लो होना चाहिए, रक्त का फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होने लगता, रुकने लग जाता है, जिससे के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक नामक ऐसे रोग आने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक जो रोग होता है, जिसे अपने सिंपल भाषा में बोल देते हैं हार्ट अटैक, जो रोग होता है उसकी रोग की कमी के लिए भी क्या किया जा सकता है, हृदय की रोग के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक जो एंजाइम होता है वो भी क्या किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। ये एंजाइम का नाम है, रोग का नाम नहीं है। रोग का नाम तो वो हृदय का रोग हो जाएगा, जिसके अंदर अपने अलग टाइप से कितने भी जो हृदय के रोग होते हैं। हृदय का रोग का मतलब यही होगा कि जो हृदय की धड़कनें चल रही है उसके साथ में खून उसी प्रकार से फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब खून जम रहा है, उसकी जमने को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का यूज किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम होता है वो खून के धक्के को जमने को रोक देता है और क्या करता है, फ्लो को बढ़ा देता है। इसलिए हृदय के रोग के उपचार में भी किसका यूज किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का यूज किया जाता है। उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के उद्योग है, उद्योगों के अंदर जो मदिराएं बनती है, मतलब शराब हो गई, विस्की हो गई, वाइन हो गया, इन आदि के परीक्षण के लिए कि ये इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा लिमिटेड है या नहीं है, ज्यादा अल्कोहल है तो वो कितना घातक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन सारे परीक्षण के लिए भी क्या किया जाता है, एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे
वोदका होती है, वोदका के अंदर 50% एल्कोहल होता है, 50% पानी होता है। अब अगर उसे और ज्यादा हाई बना दिया जाए और जो मानव शरीर के लिए क्या ना हो, सही ना हो, तो उस समय उस टाइप के जो जांच की जाती है, उस जांच के लिए किस टाइप के एंजाइम का यूज किया जाता है, तो इन्हीं टाइप के एंजाइमों का यूज किया जाता है। जैसे अपने ऑक्सीडोरेडिकेस भी बोल सकते हैं, या फिर अपने जो जल अपघटन के लिए यूज कर रहे थे लाइकेस, उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कि ये जो मदिरा बनाई गई है ये क्या है, सेवन के लिए सही है या नहीं है। जो विस्की बनाई गई है उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा लिमिटेड है या नहीं है। तो ये सारे जांच के लिए भी क्या किया जाता है, एंजाइम का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, 4-5 एंजाइमों के यूज भी ध्यान में रखना कि कौन से एंजाइम का कहाँ पर यूज किया जाता है। और दूसरी चीजें इनकी उपयोगिता, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि एंजाइम शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो पाचन क्रिया के लिए, रोगों की रोकथाम के लिए, उपचार के लिए, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि एल्बिनिज्म नामक रोग के उपचार के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, या फिर हृदय के रोग के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होगी। और पाचन की क्रिया से आप ऐसे ही समझ सकते हो कि माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी माल्टोज का पाचन हो रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन का पाचन हो रहा है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर। वसा का हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। तो इनका कर कौन रहा है, तो ये सारे एंजाइम ही तो कर रहे हैं। इन एंजाइमों के कारण क्या हो रहे हैं, ये इनका पाचन हो रहा है। तो पाचन क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होते हैं। तो ये एंजाइम की क्या थी, सामान्य उपयोगिता थी। यहाँ पर एंजाइम टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। तो एंजाइम के अंदर अपनों ने सिर्फ 4 टॉपिक देखे हैं। एंजाइम की डेफिनेशन देखी है, एंजाइम की वर्गीकरण देखा है, एंजाइम के गुणधर्म देखे हैं, एंजाइम की क्रियाविधि देखी है और एंजाइम की उपयोगिता देखी है। 5 टॉपिक अपनों ने एंजाइम के देखे। इसी टाइप से आप क्या रख सकते हो, माइंड में रख सकते हो कि अपने को एंजाइम में पढ़ना क्या है बस। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक आता है अपना न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, अब ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल जो अपने कह सकते हैं डीएनए आरएनए होते हैं, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल का यूज कहाँ पर होता है, तो शरीर के अंदर जो भी जितनी भी कोशिकाएं अपने को पता है कि जितने भी शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक कूट होते हैं, और अनुवांशिक कूट के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। वो जीन किसके बने होते हैं, इनके बने होते हैं। मतलब जो कोशिका है, ये बायो का थोड़ा सा टॉपिक है, और बायो आपके सारे चैप्टर में चलती है, लगभग 11वीं में भी बायो थी, 12वीं में भी बायो थी। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होगी। कोशिका के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक कूट के अंदर क्या होते हैं, तो अनुवांशिक कूट के अंदर जीन होते हैं। या अपने ये बोल सकते हैं कि ये जो जीन होते हैं वो अनुवांशिक कूट का क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि ये जीन होती है, किसके बने होती है, ये न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, डीएनए बोल देते हैं, और ओब्लिक लगा के आरएनए बोल देते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल में अपने को ये 2 पढ़ने, डीएनए और आरएनए पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल को अपने को पढ़ना है क्या है, डीएनए आरएनए पढ़ना है। ये बायो का भी टॉपिक है, और बायो में भी मुझे पता है आपको अच्छी तरह से ये क्या है, कवर हुआ है। तो बस अपने को देखना क्या है, इसकी संरचना देखनी है। संरचना का मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ये चीजें तो सारी बायो की है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये जीन के अंदर पाए जाते हैं। इनका यूज कहाँ पर होता है, तो ये इनका यूज गुणसूत्र में यूज किया जाता है, यानी किसी का जेंडर डिसाइड करने में यहाँ पर क्या होता है, इनका यूज होता है। जीन से क्या होता है, अपने को पता है कि कोई मादा या नर है, कैसे बनेगी, वो अनुवांशिक कूट से ही अपने क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल क्या भी करते हैं, कुछ कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये पाए का मुख्य रूप से इनके कितने भाग होते हैं, तो अपने को पता है कि जैसे न्यूक्लिक अम्ल लिखा है तो मतलब डीएनए आरएनए 2 टाइप के न्यूक्लिक अम्ल होंगे।
न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होंगे? न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के होते हैं? तो अपने को पता है न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का मतलब क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये 2 चीज होते हैं, अपने को पता है। न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये संरचना पर डिपेंड करता है, इसके साथ डीऑक्सी राइबोज जुड़ता है, इसके साथ राइबोज नामक शर्करा जुड़ती है। तो ये एक डिफरेंस भी होता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो ये इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा, ये मिलता कहां पर है? ये केंद्रक में मिलता है, कोशिका के केंद्रक में। इसके अलावा केंद्रक के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और आरएनए कहां पर पाया जाता है? तो आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये सिंपल सी इनकी चीजें क्लासिफिकेशन की हुई है। डीएनए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, ये कहां पर मिलेगा? केंद्रक में, या फिर केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर क्या होता है? ये पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकता है या फिर क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। आरएनए कहां पर पाया जाता है? तो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और अल्प मात्रा में कहां पर मिलता है? केंद्रक में मिलता है। मेन इनका डिफरेंस इतना ही लिखोगे, डीएनए केंद्रक में मिलेगा, आरएनए कोशिका द्रव्य में मिलेगा। डीएनए में कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाएगी, और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? राइबोज शर्करा पाई जाएगी। आपसे ये पूरा अच्छी तरह से नहीं पूछा जाएगा कि डीएनए की संरचना का पूरी तरह वर्णन कीजिए। आपसे सिंपल सी क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा कि डीएनए क्या होता है, इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, यह कहां पर मिलता है। वैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर डीएनए आरएनए चैप्टर आपके बायो में है, तो बायो के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है? डीपली पूछ सकता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की संरचना बताइए, ये सब कुछ बताइए। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ छोटी छोटी चीजें देखनी है। जिस टाइप से अपने को टॉपिक दे रखा है, थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या रखना है? सीमित रखना है। तो डीएनए में होता क्या है? तो डीएनए में मुख्य रूप से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये थोड़ा सा चेक कर लेना, क्लोरोप्लास्ट ही होता है या क्या होता है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो किस में पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और अल्प मात्रा में क्या बोल सकते हैं? केंद्रक में पाया जाता है। अल्प मात्रा में किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो अब डीएनए की जो संरचना होती है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल के संगठन क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता कैसे है, मेन पॉइंट अपना ये है कि न्यूक्लिक अम्ल बनेगा कैसे, इसमें कौन कौन सी शर्करा यूज की जाएगी, कौन कौन से कार्बनिक क्षार यूज किए जाएंगे, कौन कौन से फास्फोरिक अम्ल यूज किए जाएंगे। तो इसके बारे में सिंपल सा ये ध्यान रखना कि न्यूक्लिक अम्ल पहले क्या होता है कि कार्बनिक शर्करा होती है, कार्बनिक क्षार होता है, कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार क्या करेगा? शर्करा के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। और वो किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा।
अभी ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड, जिसे अपने पॉलीवर्ड बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या करेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं इसे कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसका जब जल अपघटन किया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, आंशिक जल अपघटन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का जब क्या किया जाता है? आंशिक जल अपघटन किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का जब क्या किया जाता है? आंशिक जल अपघटन किया जाता है, तो क्या निर्मित होता है? न्यूक्लियोटाइड निर्मित होता है। और न्यूक्लियोटाइड का जब और आगे जल अपघटन किया जाता है, मतलब पूर्ण जल अपघटन बोल सकते हैं, पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोसाइड का जो और आगे जल अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बनिक शर्करा या फिर क्षार का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन किया, न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप कि कार्बनिक क्षार और शर्करा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इससे ये पता चलता है कि कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, इन तीनों से मिलकर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। निर्माण होता कैसे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बनिक क्षार और शर्करा जुड़ेंगे, जो किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियोसाइड क्या है? कार्बनिक क्षार और शर्करा आपस में जुड़कर जिसका निर्माण करती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फिर पूछेगा न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो आप बोलोगे कि कार्बनिक क्षार और शर्करा आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर जिसका निर्माण करता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कार्बनिक क्षार और शर्करा मिलकर किसका निर्माण करती है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। और न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़कर जिसका निर्माण करता है उसे अपने क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो उसमें आप ये लैंग्वेज लिखोगे कि कार्बनिक क्षार और शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल आपस में जुड़कर बहुत सारी पॉली न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां बनाते हैं। इन पॉली न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूक्लिक अम्ल में आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, तो फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक क्षार होते हैं। कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल के क्या होते हैं? घटक होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड के घटक क्या होते हैं, तो कार्बनिक क्षार और शर्करा न्यूक्लियोसाइड के क्या होते हैं? घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के घटक पूछ लिए जाए तो यही तीनों न्यूक्लियोटाइड के घटक हो जाएंगे। डेफिनेशन पूछ ली जाए कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, तो लिखोगे कि कार्बनिक क्षार और शर्करा आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। यह न्यूक्लियोसाइड क्या करता है? फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां बनाता है। ये बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां ही क्या कहलाती है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है। ये क्लासिफिकेशन आपको रखना होगा माइंड के अंदर, या आप जल अपघटन के आधार पर रख लो या फिर बनाने के आधार पर रख लो। न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराओगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन कराओगे तो कार्बनिक क्षार और शर्करा मिलेगा। कार्बनिक क्षार और शर्करा से किसका निर्माण हो रहा है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हो रहा है? तो फास्फोरिक अम्ल प्लस में कार्बनिक क्षार और शर्करा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का मतलब यहाँ पर कार्बनिक क्षार और शर्करा से ही है, तो यहाँ पर आप कार्बनिक क्षार और शर्करा लगाकर न्यूक्लियोटाइड भी क्या लिख सकते हो इसे। तो ये तो न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन था, और न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं उनके बारे में थी। तो कल अपने इनके बारे में देखेंगे, कार्बनिक क्षार कौन कौन सी है, शर्करा कौन कौन सी हो सकती है, या फिर फास्फोरिक अम्ल कैसे इनके साथ जुड़ता है। तो इसकी अलग से क्लासिफिकेशन कल करके देखेंगे। थैंक यू।